अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है व्हाट इज दैट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम and then we will see how to balance the bodies, which is called principle of moments. ये अभी नेक्स्ट जो हमारे कुछ टॉपिक्स चलेंगे ये इससे रिलेटेड होंगे, ये सब रोटेशनल मोशन के ही टॉपिक्स हैं, ये चीजें करेंगे। देखो बच्चों, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं एंड इट इज एक्चुअली रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई, उसने लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया a, मास ऑफ द बॉडी इज m, देन द फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ऐसे ही हमारे पास रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको फिक्स किया हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाई, उस फोर्स का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये r डिस्टेंस है। तो उस केस में ये बॉडी रोटेट करेगी, क्योंकि एक जगह से फिक्स करी हुई है हमने ना ये बॉडी, आपने फोर्स ही लगाई है, बट दिस r टाइम्स f इज टॉर्क, ठीक है। तो वो टॉर्क को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। फिर जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, उसी तरह हमारे पास अब एंगुलर मोमेंटम आएगा l। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम p होता है हमारे पास m टाइम्स v, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से हमारी हेल्प करेगा, एंड इट इज एक्चुअली द formula is r cross p vector, where r is the distance of any point, distance of the point from the axis of rotation, जहां पे आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये r है। डिटेल में अभी मैं समझाऊंगा आपको, बट ये होता क्या है? दिस इज एक्चुअली द मोशन कंटेन्ड इन द रोटेटिंग बॉडी, मोशन कंटेन्ड इन रोटेटिंग बॉडी, ये सब चीजें डिफाइन करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये लॉ होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ये होता है ना न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन। ये होता है लीनियर मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, या ट्रांसलेशनल मोशन आप बोल सकते हो। यहाँ पर फोर्स की जगह हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, वो भी एक वेक्टर है, एंड दैट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की जगह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एक्चुअली द रोटेशन एनालॉग ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो सेम ही उसी तरह का लॉ हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। अब अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही होती तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है। फोर्स जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही किसी बॉडी पर पहले यहाँ लिख दे कि अगर f जीरो है ना, फोर्स नहीं लग रही ना, लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, मास टाइम्स वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर सेम वही चीज है, अगर आप किसी बॉडी पे टॉर्क नहीं लगा रहे बट फिर भी वो घूम रही है, तो उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो सेम वही चीजें चलेंगी जैसे हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी है। तो अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम इनकी बात करेंगे, और फिर एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है, उसमें हम ये सीखते हैं कि हम बॉडीज को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम सारा भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉर्क को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज टॉर्क? लेट अस डिफाइन द टॉर्क। पहले इसकी सिंपल एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट इज एक्चुअली द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है जी, ये टॉर्क होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स की मोमेंट, बेसिकली मोमेंट स्टैंड्स फॉर द सम टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, उसको मोमेंट बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इट इज गिवन एज the product of magnitude of force and perpendicular distance of line of action, ये line of action भी समझेंगे, of force from the axis of rotation।
तो ये एक्चुअली इसकी बेसिक डेफिनेशन है। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। देखो टॉर्क बच्चे आप किसी पार्टिकल पर भी फाइंड कर सकते हो या पूरी की पूरी बॉडी पर भी फाइंड कर सकते हो। पहले हम एक पार्टिकल की बात करते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स है O पॉइंट, और यहाँ एक पार्टिकल है, उसका मास कुछ m है, ठीक है। इस पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है थ्रेड से बंधा हुआ है, r इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे फोर्स लगाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये आपने फोर्स लगा दी F वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस। ये हमारे पास रेडियल वेक्टर आ गया r कैप। ये r कैप की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये दो चीजें हैं यहाँ। अब जब हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, ये वाली फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड लेना हमें, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, लाइक दिस। इस लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन होती है जिधर फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है जी। And let us suppose this angle is theta angle. This angle is in between r vector and f vector. तो अगर ये थीटा होगा तो हमें क्या करना है, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये मान लो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा बन गया। नाउ व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज r, दिस इज थीटा। दिस, ये वाला जो परपेंडिकुलर है बच्चे, दैट इज इक्वल टू r sin थीटा, है ना। r sin थीटा ही बनेगा ना। ये हाइपोटेन्यूज बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का, 90 डिग्री है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया उसका हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा। तो वो ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज r sin थीटा। तो जब भी आपको मतलब ये फाइंड करना है टॉर्क, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, torque is given by a product of magnitude of the force into perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। ये फॉर्मूला है। तो फोर्स तो आ ही गया मेरे पास, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r sin थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ठीक है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो बच्चे इसके डायरेक्शन के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखो राइट हैंड की फिंगर्स को हमें r की डायरेक्शन में अलाइन करना है, r की डायरेक्शन में अलाइन करना है, और फोर्स की तरफ घुमाना है, लाइक दिस। कैसे करके देखें स्क्रीन पे, जो हमारा थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रोटेट द फिंगर्स of right hand from r cap to f cap। मतलब इन दोनों डायरेक्शंस में r cap से f cap की तरफ हमें लेके जाना है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से बन जाएगी ये चीज। देखो वैसे भी r f sin थीटा है ये, तो r f sin थीटा लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, एंड यू कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म एज टॉ वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। बस याद रखना थीटा क्या है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। थीटा इज एंगल बिटवीन आर कैप। आर कैप कैसे बनाना, हमें आर कैप बनाना है बच्चे, जहां पर हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हम इस बॉडी को घुमाना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हम बॉडी को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने लेना है। वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, दैट इज r, और वो डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ बनेगी। एंड व्हाट इज f? f कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों में जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा। तो दिस इज r क्रॉस इटसेल्फ। तो अभी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि व्हाट इज टॉर्क। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, मान लो एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज ए पॉइंट जिसके अबाउट इसको हमने फिक्स किया हुआ है। ऐसे बॉडी 3D में आप मान सकते हो, लाइक एक बॉडी है और इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे हम किसी जगह पे इस पे फोर्स लगा रहे हैं।
ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया आर वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, दोनों में एंगल थीटा है। अब इस केस में द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज गिवन बाय टो वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला कल लिखा था। अगर हम इसको खोल दें, अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन कर दें तो ये बनेगा आर एफ साइन ऑफ थीटा एन कैप, दिस इज द टॉर्क, ठीक है जी। व्हाट इज एन कैप? एन कैप्स गिव्स यू डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन, है ना, ये डायरेक्शन दे देगा हमें टॉर्क की। और कैसे देगा? बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल। वो रूल भी मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखिए यहां आ जाइए, राइट हैंड अपना यूज करिए। आर क्रॉस एफ, आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर विच इज इनसाइड द स्क्रीन, है ना, स्क्रीन के अंदर जा रहा है एफ वेक्टर। तो ऐसे अपनी फिंगर्स रखेंगे और एफ की तरफ घुमाएंगे तो आपकी फिंगर्स कुछ इस तरह से घूमेंगी, लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, एंड योर थंब विल पॉइंट अप। तो जिधर थंब पॉइंट करेगा वो टॉप की डायरेक्शन होगी। तो मतलब इस केस में टॉप की डायरेक्शन इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, ये इज रोटेटिंग लाइक दिस। अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ से अगर एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ध्यान से देखो, ये बॉडी ऐसे घूम रही है और ऊपर से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है ये रोटेशन, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई तो टॉर्क उस ऑब्जर्वर की तरफ आया। मतलब अगर हम एक पार्टिकल ले लें, वो पार्टिकल मान लो ऐसे घूम रहा है, इस पे कुछ फोर्स लग रही है लाइक दिस, और ये इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, एक सिंगल पार्टिकल ले लिया ना मैंने। अब इस केस में जब आपको ये देखना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो आर क्रॉस एफ जब आप करोगे तो आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेगी, है ना। जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आए, इफ सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस केस में बच्चों जो टॉर्क होता है ना, दैट इज टुवर्ड्स यू। देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो राइट हैंड थंब रूल भी लगा के देख सकते हो, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, राइट हैंड के फिंगर्स को स्क्रीन पे ऐसे घुमाओ जैसे मैं एरो घुमा रहा हूँ। थंब देखो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, आपका जो थंब है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो इस केस में जो टॉर्क है दैट इज आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में आउट। और अगर हम इसी सेम बॉडी को नीचे से देखें, अगर एक ऑब्जर्वर इसको नीचे से देख रहा है, उसके लिए क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो नीचे से अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज। तो अगर हम एक पार्टिकल ही मान लेते हैं, इस बॉडी का ही एक पार्टिकल मान लेते हैं लाइक दिस, एंड इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब अपनी फिंगर्स को घुमाओ तो आपका थंब इनवर्ड चला जाएगा, दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चे, वो इस रोटेशन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि यहाँ देखो परपेंडिकुलर होगी ना, द रोटेशन इज एक्टिंग इन दिस प्लेन एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब, ठीक है। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है जी। अब टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा और मिनिमम कब लगेगा? देखो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, अगर आप मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, थीटा जो है, थीटा, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, दैट शुड बी 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 आपको पता है ना, दैट इज 1। तो जो टॉ मैक्स हुआ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दैट इज ओनली आर इंटू एफ, साइन 90 की जो टर्म होगी दैट इज 1। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब ये है कि अगर आप एक फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो आपने क्या करना है कि वो जो फोर्स है ना, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। मतलब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसके परपेंडिकुलर, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। एग्जांपल से समझो, देखो ये इस तरह से डोर होता है ना, डोर। अब इस डोर को जब हम ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं या बंद करने की कोशिश करते हैं, वी अप्लाई द फोर्स हियर एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस आर, है ना। इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाते हैं अपने आप ही, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर, है ना, ऐसे। और जब आप यहाँ फोर्स लगाते हो ये वाली, तो ये इस तरह से ये डोर जो है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो आगे की तरफ आएगा। तो वही सेम चीज है कि अगर आप मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करना चाहते हो तो देन थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। एंड द सेकंड कंडीशन इज फॉर मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर हम 0 टॉर्क लगाना चाहते हैं किसी बॉडी पे तो क्या कर सकते हैं, या तो आप फोर्स ही मत लगाओ, एफ को 0 कर दो,
ठीक है, या आर जीरो कर दो, है ना, या थीटा जीरो कर दो, तीनों में से कुछ भी आप जीरो कर सकते हो। बट मान लो आर भी है एफ भी है और आप थीटा जीरो कर दो, थीटा इज 0 डिग्री, तो फिर साइन हो जाएगा 0 इज 0, ठीक है, साइन 0 इज 0, तो उस केस में टॉक हो जाएगा 0। इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि सन है हमारा और सन के अराउंड अर्थ घूम रही है लाइक दिस इज अवर अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये सन की तरफ ऐसे एक फोर्स लग रही है इस पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन, इस पे लग रही है ना वो वाली फोर्स। अब ये वाली जो फोर्स है इसकी ये डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो आर वेक्टर है, अगर हम आर वेक्टर बनाए, ये घूम रहा है पार्टिकल, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से अगर हम आर वेक्टर बनाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों में एंगल कितना है, ये दोनों फोर चीजों में जो एंगल थीटा है वो 180 डिग्री है ना, इस केस में। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेट मी राइट हियर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लग रही है। अब इन दोनों में हमेशा थीटा 180 डिग्री है। अगर टॉर्क पूछा जाए व्हाट इज द टॉर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये पूछ लिया जाए कितना है, तो सीधी सी बात है आर क्रॉस एफ। तो आप देखो आर और एफ में साइन 180 आ जाएगा, साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो ये बन गया आर एफ साइन ऑफ 180 डिग्री विच इज 0। तो इस तरह से 180 डिग्री पर भी टॉर्क 0 होता है। तो दिस इज द मिनिमम टॉर्क। फोर्स भी लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, एक डिस्टेंस भी है वहां पे, पर फिर भी टॉर्क 0 है। तो जब भी आप इस दरवाजे को खोलना चाहते हो, घुमाना चाहते हो, आपको फोर्स जो है ना किसी एंगल पे लगानी पड़ेगी। किसी एंगल पे आर के किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा। 90 पे लगाओगे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। बट अगर आपने फोर्स इस आर के अलोंग ही लगा दी, करके देख लो दरवाजा है उसके ये जो हिंज होता है वहां से आप बाहर की तरफ आर बनाए और उधर ही फोर्स लगा के देखें तो दरवाजा नहीं घूमेगा, या उसके ऑपोजिट लगाएंगे तब भी नहीं घूमेगा। मतलब अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो देयर इज नो टॉर्क, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे देयर इज नो टॉर्क। द फोर्स मस्ट हैव सम एंगल विद आर कैप, ओनली देन देयर इज टॉर्क। ये टॉर्क करता क्या है, टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, चीजों को घुमाता है। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ टॉर्क, है ना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा टॉर्क का किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हाउ यू कैन इंक्रीज टॉर्क, हाउ यू कैन increase the torque of a force without changing the force। फोर्स को नहीं चेंज करना, फोर्स इतनी आप लगा रहे हो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपने टॉर्क बढ़ाना है। देखो क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में हमें ये काम करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप साइकिल या एक्टिवा का टायर जब पंक्चर हो जाता है, उसको टायर को खोलने के लिए एक इस तरह का डिवाइस होता है, ऐसे टी शेप बना होता है, यहाँ पर ऐसे उसको नट बोल्ट में ऐसे फंसा के इस तरह से घुमाया जाता है ना, इस तरह से घुमाया जाता है। तो इसको घुमाने से यहाँ पर जो छोटा सा नट लगा होता है वो खुल जाता है ना, तो वहां पर भी हम टॉर्क ही लगा रहे होते हैं, एक्चुअली रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसकी ये जो हैंडल है इतनी बड़ी क्यों दी होती है, ठीक है, और ये भी जो है ये भी काफी बड़ा दिया होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि जो टॉर्क है ना दैट इज आर एफ साइन ऑफ थीटा। एक तो ये वाली जो ब्रांच होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, ये वाली ब्रांच वो इसीलिए होती है कि इस केस में दिस इज आर, ठीक है, एंड दिस हेयर यू विल अप्लाई सम फोर्स, आर ये नहीं होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेयर, और आप यहाँ पर इसको घुमा रहे हो ना, तो दिस इज आर। और सबसे पहली चीज है, अगर आप मैक्सिमम टॉर्क लगाना चाहते हो तो जो आपने फोर्स लगानी है, दिस इज फोर्स, दैट शुड बी 90 डिग्री टू द आर, है ना। तो एक तो चीज है नंबर 1, आंसर इज नंबर 1, बाय कीपिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स को नहीं चेंज कर सकते, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन मैक्सिमाइज द टॉर्क। ये हम डेली सिचुएशन में करते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द आर।
इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बाय इंक्रीजिंग, अगर आर हम बड़ा करते चले जाएंगे, फोर्स चाहे फिक्स रखें, थीटा एंगल 90 कर दिया हमने, आर को बड़ा करने से टॉर्क बढ़ेगा। अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो टॉ इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ, एफ आपने फिक्स रखा, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये जो डोर्स होते हैं, हमारे डोर के जो हैंडल लगे होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, ये डोर है ना हमारा, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इसने घूमना है, तो इसका जो हैंडल होता है ना वो यहाँ लगा होता है, एज पे जाके यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस आर को, ये आर है ना, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस आर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो एक्स पर ही लगाएंगे ना फिर हैंडल। अगर हम हैंडल यहाँ लगा दें एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास, तो आप देख लो फोर्स जितनी मर्जी लगाई जाओ, टॉर्क नहीं जनरेट होगा। अगर आप आर को 0 कर दो, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाई जाओ, तब भी ये डोर नहीं घूमेगा। तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए आपको आर बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए जो डोर हैंडल्स होते हैं या ये जो लीवर्स होते हैं, उस केस में ये वाली जो आर्म होती है, दिस इज वेरी लार्ज, बिग, जितनी ये आर बड़ा कर देते हैं हम, उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। एक इसका लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। देखो आर इंटू एफ, साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा, दैट इज अ नंबर। आर इज इन मीटर, एफ इज इन न्यूटन, तो इट इज न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और डेफिनेशन कर लेते हैं फटाफट, दैट इज कपल, ठीक है जी। देखो कपल में क्या होता है, कपल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी थी हमारे पास, इस बॉडी पर दो फोर्सेस लगाई गई, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई गई F1, और वहां से फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरी फोर्स यहाँ लगाई गई F2। both of them are equal and opposite. F1 is equal to F2 and they have opposite direction, number one. Number two, their line of action are different. Line of action क्या होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है, A पॉइंट पर, तो एक लाइन जो फोर्स के अलोंग A पॉइंट में से निकलेगी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1, है ना। और वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 है वो ये है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2 इज डिफरेंट। This is actually line of action of F2 and there is some perpendicular distance R between these two line of actions. अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट बन जाए तो वहां पर फिर से टॉर्क जनरेट होगा, ये बॉडी घूमना शुरू होगी, और इस तरह की फोर्सेस को कपल बोलते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड कपल। तो इट इज एक्चुअली a force, a pair of forces, a pair of equal and opposite forces separated by a perpendicular distance। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्मॉल आर है दोनों फोर्सेस में, is called a couple, is called a couple, उसको कपल बोल दिया जाता है। The torque generated by a couple is given as, देखो टॉर्क तो वही होता है फोर्स, एक फोर्स लेनी है दोनों में से, चाहे आप F1 ले लो चाहे आप F2 ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क जनरेटेड बाय अ कपल। दोनों फोर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक फोर्स लेनी है एंड देन यू कैन टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क जनरेटेड बाय अ कपल। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये R लिया हुआ है मैंने, ठीक है जी, F1 टाइम्स R। अब ये डेली लाइफ में भी होता है, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, टैप खोलते हैं, तो हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, एक ऑपोजिट ऐसे लगाते हैं ना, तो वो बॉडी जो है, वो जो टैप है वो इस तरह से घूमती है और खुल जाती है, तो इस तरह से बंद हो जाती है या खुल जाती है, ऑपोजिट घुमाओगे तो खुल जाएगी। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर वेरी कॉमन इन डे टू डे लाइफ, दिस इज कॉल्ड ए कपल। वर्क डन बाय ए टॉर्क,
देखो फोर्स का वर्क डन तो हमें ऑलरेडी पता है, अब हम टॉर्क का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। जैसे फोर्स के केस में तो वर्क डन होता है F डॉट S, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा होता है। रोटेशनल मोशन में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत इजी है। देखो मान लो हमारे पास उसी तरह की एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस, ऐसे लेमिना टाइप बॉडी है। हियर वी हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने इस पे कोई फोर्स लगाई, उस फोर्स के लगाने से ये बॉडी थोड़ी सी घूम गई। ये P पॉइंट था, ये ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से। देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, यहाँ मैं लिख देता हूँ ds वेक्टर, और ये पॉइंट P जो है वो P डैश पे चला गया, ऐसे अंदर की तरफ घूमा और चला गया। पूरी रोटेशन नहीं मैं शो कर रहा, जस्ट P को P डैश में लेके जा रहा हूँ। एंड लेट अस सपोज पहले जो P था ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग R है, अब वो P डैश पे चला गया, ये नया वाला R है, ये तो R दोनों बराबर होंगे। एंड देयर इज अ स्मॉल एंगल d थीटा, ठीक है। ये स्मॉल एंगल d थीटा से बॉडी जो है रोटेट होगी व्हेन वी हैव अप्लाइड सम फोर्स। ये सारी कहानी है। so let me write, let the body is rotated by small angle d theta by applying a force F. Let ds vector displacement of a point P due to this rotation, ठीक है जी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये इनकी डायरेक्शन सेम है, तो स्मॉल वर्क हमें ये तो पता ही है ना, स्मॉल वर्क जो हुआ है यहाँ पर dw दैट इज एक्चुअली F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एंगल थीटा 0 डिग्री है, मैंने बताया कि जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही बॉडी रोटेट करेगी, वैसे हमने परपेंडिकुलरली लगाई है, तो ये बन गया FDS। ये स्मॉल वर्क डन आ गया। नाउ व्हाट इज DS? DS इज R टाइम्स d थीटा, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू R बाय रेडियस। तो आप अगर ds लिखना चाहते हो तो R टाइम्स d थीटा होगा, यहां पुट करेंगे तो ये बन गया F टाइम्स R टाइम्स d थीटा, वेरी सिंपल, dw। तो F इंटू R इज टॉर्क, tau d theta, this is dw। तो दिस इज द स्मॉल वर्क इन रोटेशनल मोशन, tau टाइम्स d थीटा। अगर हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले अभी सारे याद रखने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएंगे। टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tau d थीटा, तो फ्रॉम एनी एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। अब अगर टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क वैसे कांस्टेंट ही होता है, तो टॉर्क बाहर आ जाएगा और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, फिर लिमिट्स पुट करेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1। मतलब इनिशियल जो भी एंगल था, मान लो 0 ही था इनिशियल एंगल, बॉडी को आपने 30 डिग्री से घुमा दिया, 30 डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है, यहाँ पे पुट करना है, टॉ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है फॉर द वर्क, रोटेशनल वर्क, वी विल से रोटेशनल वर्क या वर्क डन बाय ए टॉर्क, ये फॉर्मूला उसके लिए। सिमिलरली वी हैव ए पावर, लास्ट टॉपिक। पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर एसोसिएटेड बाय ए टॉर्क। एक टॉर्क लगाया, टॉर्क की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पावर इज एक्चुअली dw by dt, rate of change of work is called power। dw is tau d theta divided by dt। tau को ऐसे रहने दो, वो tau ऐसे ही आ गया, d theta by dt is omega। what is omega? angular velocity। so here omega is angular velocity। क्या यूनिट होता है? इन रेडियंस पर सेकेंड।
तो जस्ट आप ओमेगा पुट करोगे, टॉ पुट करोगे, यू विल गेट पावर। हाँ जी बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, हमें मीटर्स में गिवन है। इट इज मूविंग अंडर द फोर्स, दिस इज फोर्स इन न्यूटन्स, न्यूटन इसका यूनिट है। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। जब भी टॉर्क निकालना होता है ना, तो जो पॉइंट होता है जिसके अबाउट पार्टिकल घूमता है लाइक दिस, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ओरिजिन के अबाउट बोला है तो पोजीशन वेक्टर भी हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। आर हमें जो डिस्टेंस लेना होता है ना, वो उस पॉइंट से लेना होता है जिसके अबाउट हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं। और ये पॉइंट हमें ओरिजिन दिया गया है और पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन से ही होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंपली टॉर्क की डेफिनेशन यूज करनी है। इट इज सिंपली आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे सुबह मैंने बताया था, आई कैप जे कैप के कैप। फिर हमने आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो 1 1 -1 1 1 -1। और फोर्स के कंपोनेंट लिखने हैं 7 -3 -5। इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। जब आपने प्लस लगा दिया तो ये वाली रो और ये कॉलम, ये आई कैप के सामने वाले रो और कॉलम आपने नहीं देखने, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जब यहां करेंगे, सबसे पहले आई कैप लिख लेंगे बाहर, -5, इसको इससे करोगे +3 आएगा, बट यू हैव टू चेंज द साइन। जब आप इधर से इधर जाओगे ना तो साइन चेंज करना है। तो +3 तो पहले ही आ रहा है, लेकिन आपने साइन चेंज करना है, -3 आएगा, ठीक है। तो ये आई कैप कंपोनेंट आ गया। फिर -j कैप, और रूल वही यूज करना है, इस कॉलम को और इस रो को नहीं देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -5, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, -7 आ रहा है, बट यू हैव टू चेंज द साइन। सेकेंड टर्म में आपने साइन चेंज करना है, +k कैप। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपको नहीं देखना, और सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -3 को 1 के साथ करेंगे, -3 आएगा, 7 को 1 के साथ करेंगे, +7 आ रहा है, बट वी हैव टू चेंज द साइन। तो ये आंसर आ गया, -8 आई कैप, यहाँ बचा 2, बट यहाँ एक माइनस है, -2 जे कैप, यहाँ बचा -10 के कैप। दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म एंड इट्स यूनिट्स आर न्यूटन मीटर। क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है। तो दिस इज आंसर। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको फाइंड करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलो, कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये वो पार्टिकल है। इट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट P, ये पॉइंट P है, यहां से उसको रिलीज कर दिया हमने, छोड़ दिया यहाँ से 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ऑन x एक्सिस, रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट P, P इज ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस है, कहां पर है, एट x इज इक्वल टू x0। P का जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, वो x0 है। ये डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में। इट फॉल्स वर्टिकली डाउन, ये इस तरह से नीचे गिरना शुरू हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी along y axis. Find the torque acting on the particle. इस पार्टिकल पे कितना टॉर्क लग रहा है at any time t, ठीक है, जब कुछ भी टाइम t हुआ तब हमें देखना है कितना टॉर्क लग रहा है। When it is at point q, जब ये q पॉइंट पे पहुंचा, with respect to o, वही ओरिजिन के with respect to टॉर्क निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर आप देखो, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं जा रहा, अगर आप ध्यान से देखो पार्टिकल का मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, फिर भी टॉर्क पूछा गया है, होता है टॉर्क। चाहे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, टॉर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा। अगर यहां से कोई बंदा इस पार्टिकल को देखेगा तो पहले वो बिल्कुल सामने था, जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे जाएगा ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे विद एक्स एक्सिस। जैसे अभी हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, है ना, तो ये कुछ एंगल बना रहा है ना, थीटा। तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फाइनली थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में होता है तब भी हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज समझो, दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है O पॉइंट, और इधर से एक ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर गया, इसके सामने से निकल गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गया वो, फिर भी आप यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स F लग रही है और यहाँ से इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है,
देन यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि टॉर्क हमें सिर्फ तभी कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। और एक और क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, जो अभी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है, या हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा फॉर्मूला। तो दो तरीकों से करके दिखाऊंगा। टो इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला। थीटा एंगल ये बनाएंगे, पहले मैं फोर्स बना दूं। दिस इज फोर्स, mg फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउन, ये फोर्स है, ये पॉइंट है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे नीचे आएगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, देखो जब ये पार्टिकल यहां पर था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था x नॉट। जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से x नॉट ही रहेगा बच्चे। ठीक है, तो ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, सीधा टॉर्क का आंसर है। मैं यहां लिख ही देता हूं, तो आंसर विल बी mg x नॉट, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, इट इज ओनली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको समझ लो, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने पहले भी बताया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? अबाउट विच यू वांट टू फाइंड द टॉर्क। हम ओ के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना चाहते हैं ना, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा x नॉट ही रहेगा। तो ये आंसर है, लेकिन हम इस डेफिनेशन से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये r है हमारे पास। ठीक है, दिस इज r, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ओके, तो r वेक्टर की ये डायरेक्शन आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको मैं अभी f वेक्टर लिख देता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। f एक्चुअली mg के बराबर है, बट मैं अभी समझाने के लिए दोबारा से कर रहा हूँ। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में f लग रहा है, ये r लग रहा है। अगर आपने ये वाला एंगल थीटा माना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब आप ध्यान से देख लो कि ये थीटा एंगल वही होता है जो टॉर्क की डेफिनेशन में चाहिए होता है। हमने डिफाइन किया था ना टॉर्क की डेफिनेशन में कि थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ r एंड डायरेक्शन ऑफ f। वापिस आ जाओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ f, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, इन दोनों में ये एंगल थीटा है। उस हिसाब से मैंने यहाँ थीटा मान लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन में सारा कुछ पुट करेंगे। r ऐसे ही रहेगा, ये r है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r है, पोजीशन वेक्टर। इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, ये r है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है इसको डिलीट कर देता। ठीक है, तो r हमें पता लग गया। f किसके बराबर है? f mg के बराबर है, ये mg फोर्स। ठीक है, साइन थीटा क्या है? देखो, ये थीटा है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला, जो किसके बराबर है? x नॉट के। अगर यहां से लेके यहां तक x नॉट है, तो ये भी तो x नॉट हुआ ना। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सीधा डेफिनेशन लगा दी मैंने। तो देखो आंसर फिर से वही आया, सेम ये आंसर। ठीक है, तो आंसर इज mg x नॉट। मैं दो अलग अलग डेफिनेशन से आपको करके दिखा रहा हूं कि चाहे आप ये डेफिनेशन लगा लो तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे आप सीधा बोल दो कि इट इज फोर्स into the perpendicular distance between the line of action of force and the point about which you want to find the torque। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया गया है ताकि डेफिनेशन अच्छे से दोबारा समझ आए। अब इस केस में भी वही है, जब मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में इधर लग रही है, तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड लेट अस सपोज डिस्टेंस इज y। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप इस पार्टिकल का टॉर्क निकालना चाहते हो, तो वो जो टॉर्क होगा दैट इज सिंपली y इंटू एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि हमेशा y रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये अभी जो टॉर्क है, जब हमने फाइंड किया इस टॉर्क को, तो हमें नजर आ गया कि ये टॉर्क mg x नॉट है। इट विल बी ए कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट क्यों रहेगा ये टॉर्क? क्योंकि देखो इसमें x नॉट आ रहा है और x नॉट तो फिक्स है ना, इसमें ये r नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा r तो बढ़ेगा लेकिन x नॉट नहीं चेंज होगा। तो टॉर्क इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना सारे फंडे। ओके, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पढ़ो जरा क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ ए कपल। व्हाट इज कपल? कपल इज एक्चुअली ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने ये पढ़ा था कि मान लो एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है और उससे परपेंडिकुलर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल। ठीक है, अब इस कपल की जो मोमेंट होती है वो हमने फाइंड करा था फॉर्मूला, टॉर्क कोई बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क। इस कपल का जो टॉर्क होगा दैट इज एफ इंटू डी, ये हमें पता है ना। दिस इज द मोमेंट ऑफ ए कपल, मोमेंट ऑफ ए कपल। हमें क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में?
हमें करना है, हमें प्रूव करना है कि इट डज नॉट डिपेंड, दिस मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। कपल के केस में मतलब कोई डिपेंडेंस नहीं है उस पॉइंट पे। जैसे अभी हमने टॉर्क के केस में तो देखा ना कि अगर आप एक सिंगल फोर्स का टॉर्क निकाल रहे हो तब इंपॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हो, क्योंकि हमें वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। बट इन द केस ऑफ कपल, जब हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, उस केस में हमें ये प्रूव करना है, और ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ कपल है वो उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता जिस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। ये अभी हमने प्रूव करना है। हमारे सामने दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एंगल कुछ और है, 90 डिग्री नहीं है चाहे, चलो ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकंड फोर्स, बट दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कोई बात नहीं। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इसकी मोमेंट आएगी वो इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब इन पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट चेंज करोगे, मान लो रीजन आपने यहां बना दिया ओ डैश, तो फिर पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएंगे ना, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। देखो बहुत ईजी है, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे। द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल, कपल मतलब दोनों फोर्सेस की जो मोमेंट है उसको आप लिख सकते हो सम ऑफ द मोमेंट्स, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द टू फोर्सेस। वो टू फोर्सेस जो उस कपल को बना रही हैं, अगर हम उन दोनों की मोमेंट कैलकुलेट कर लें, उनको ऐड कर दें, तो टोटल मोमेंट हमारे पास आ जाएगी। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट रोटेशनल इफेक्ट होता है कि ओवरऑल जो रोटेशनल इफेक्ट इन दोनों ने प्रोड्यूस करना है वो हम अकेली का फाइंड कर लें, फिर दूसरी का फाइंड कर लें, ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा। ये एक सिंपल सा फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे। अब पहला फोर्स ये है माइनस एफ, इस पॉइंट के अबाउट हम लिखने वाले हैं इसका टॉर्क, ठीक है। तो लेट अस राइट द मोमेंट ऑफ एफ वेक्टर एट ए अबाउट ओ, ठीक है, ये ध्यान से समझो, इस एफ वेक्टर की मोमेंट जो ए पे लग रही है अबाउट ओ, वो मैं लिख रहा हूं। तो सीधी डेफिनेशन जिसको हम बोलेंगे टो वन, मतलब इसका अकेले का टॉर्क, क्या फॉर्मूला होता है? आर क्रॉस एफ, जिसको हम लिख देंगे आर वन क्रॉस माइनस एफ, फोर्स माइनस एफ लिखेंगे क्योंकि इसको एफ बोला गया। तो एक ये हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एफ वेक्टर एट बी, ये बी पॉइंट है, वहां पर उसकी जो मोमेंट है लिखनी हमें ओ के अबाउट ही है, ये ओ पॉइंट है उसके अबाउट लिखनी है। तो ओ से यही तो है पोजीशन वेक्टर, और ये है एफ। वहां पे अगर हम टॉर्क लिखना चाहते हैं तो सिंपल वही टॉर्क वाली डेफिनेशन आर टू क्रॉस एफ। इन दोनों का सम, यहां हमें इन दोनों का सम पुट करना है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल, कपल मतलब दोनों की टोटल, ठीक है। तो दोनों को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो देखो ये बन गया आर वन क्रॉस माइनस एफ प्लस आर टू क्रॉस एफ। यहां से हम ऐसे करेंगे कि एफ वेक्टर को पीछे लिखेंगे, हम यहां से ये कॉमन ले आएंगे, ये माइनस को मैं इसके साथ लगा रहा हूं, एंड आई विल राइट आर टू माइनस आर वन, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस इसके साथ लगा दिया मैंने, और ये जो क्रॉस एफ है उसको पीछे लिख दिया। क्रॉस एफ पीछे ही लिखना, आगे मत लिखना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर सेम रखना होता है, तो इसको पीछे ही लिखना है इस ब्रैकेट के। चलो व्हाट इज आर टू माइनस आर है? आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर वन, तो आर टू माइनस आर वन इज दिस डिस्टेंस, ये आपको पता होगा। दिस वेक्टर इज आर टू माइनस आर वन, जो ए बी के बराबर है, तो एक्चुअली इट इज ए बी वेक्टर। तो आंसर डिपेंड्स ओनली ऑन दिस डिस्टेंस, this distance between these two forces, line of action of these two forces, आंसर उस पर डिपेंड करता है। आंसर ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं ओरिजिन यहां ले लेता, वहां से R1 R2 ड्रॉ करता, तब भी आंसर जो था वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए जो डेफिनेशन आपको सिखाई है मोमेंट ऑफ ए कपल की, उसमें हम क्या करते हैं, सीधा डिस्टेंस ले लेते हैं और साथ में दोनों में से कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सेम यही चीज है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और ये तब है जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब आप सीधा ये लगा सकते हो। अगर 90 डिग्री नहीं है, जैसे मान लो एक फोर्स इधर है, ये डिस्टेंस है, दूसरी फोर्स इधर है, अब देखो एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये F1 फोर्स है,
ये माइनस F1 है। देखो होंगी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दिस इज सम डिफरेंट एंगल थीटा, तो उस केस में आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होता है। ठीक है, ए बी क्रॉस एफ, क्रॉस मतलब फिर वही साइन थीटा वाला यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, तो वहां से हम सॉल्व करेंगे, और अगर थीटा 90 होगा तो सिंपली ये डेफिनेशन बन जाएगी।